रेडियस ऑफ गायरेशन का सिंबल के है। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। मैंने कहा हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? पहले मैंने कहा रिंग लूंगा, फिर एक और रिंग लूंगा, एक और रिंग लूंगा, डीएम की स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज निकालूंगा और फिर सबको मिलाऊंगा, इंटीग्रेट करूंगा छोटी छोटी रिंग्स का, तो मेरे पास डिस्क का आ जाएगा फॉर्मूला हाफ mr²। उसने बोला फिर रॉड का निकाल लेंगे। मैंने कहा हाँ, छोटे छोटे एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। स्फेयर का निकाल लेंगे, वो भी निकाल लेंगे। एक डिस्क लेंगे, फिर छोटी डिस्क लेंगे, छोटी छोटी छोटी, इधर से भी छोटी 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 मिला लेंगे, आंसर आ जाएगा 2/5 mr²। उसने कहा ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं, इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? आपने पिछला चैप्टर क्या करवाया? सेंटर ऑफ मास। आप ऐसे डीएम क्यों कर रहे हैं? आप सिंपल बोलें। जैसे आपने सिखाया था एक रॉड है, रॉड अगर जमीन पे खड़ी हुई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mg/L/2, क्योंकि आपने कहा था कि वो सेंटर ऑफ मास ले लो, पूरी इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी ऐसे ही बोलो। अब जैसे ही मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं, अगर मैंने कहा देख अगर ये डिस्क है, अगर ये डिस्क है और अगर ये एक्सिस है और मान लो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल मास डिस्क का कहां पर पड़ा होगा? एट सेंटर ऑफ मास। तो मैंने कहा देख ये मैं छोड़ देता हूं, रिंग रूंग से नहीं करता, मैं सेंटर ऑफ मास से करता हूं, और टोटल जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का वो तो सेंटर पे पड़ा हुआ है और एक्सिस भी कहां से पास कर रहा है? सेंटर से। तो आई की वैल्यू क्या होगी? एक पॉइंट मास है m और एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो आई क्या निकलेगा इसका पॉइंट मास से? 0, क्योंकि मास तो सेंटर ऑफ मास पे पड़ा हुआ है और तो कोई मास लेना नहीं, हमने तो एक ही मास लेना है, और एक मास लेना है तो सेंटर ऑफ मास पे होगा और एक्सिस भी वहीं से पास कर रहा है, तो आई तो 0 आ जाएगा। अब वो कहता है देखो ये या तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, आपने गलत चैप्टर पढ़ाया सेंटर ऑफ मास, है ना, यानी कि दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, या तो फिर सेंटर ऑफ मास को काट दो या इसका आंसर सेंटर ऑफ मास से ठीक दे दो। एक ही चीज हो सकती है ना, या तो आंसर ठीक आना चाहिए या फिर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ये बोल दो कि हर जगह लगता नहीं है, गलत कॉन्सेप्ट है, कि अगर लगना होता फिर यहां भी लगता। देखो डायरेक्टली तो लग नहीं पाएगा, सबको मालूम है कि सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा तो फिर निकलेगा कैसे आंसर, तो यहां तो लग नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी एक थ्योरी बनाई गई, इमेजिनरी थ्योरी है, सेंटर ऑफ मास भी इमेजिनरी था वैसे तो एक इमेजिनरी थ्योरी बनाई गई कि चलो ठीक है, मान लिया कि आपने पूरे डिस्क का मास ले लिया m, ये रहा m, और अब क्या निकालना चाहते हो? डिस्क का आई निकालना चाहते हो, और बिना रिंग से, बिना इंटीग्रेशन के पॉइंट मास से, कि मान लिया आपने m ले लिया, तो ये समझाया गया कि देख अगर तूने m टोटल मास ले लिया तो अब तू एक्सिस इसके बीच में से मत पास करना, क्योंकि अगर तू एक्सिस भी इसके बीच में से पास कर देगा तो तेरा आई क्या आ जाएगा? 0। तो उसने कहा कहां से पास करूं? उसने कहा देख एक एक्सिस ले इमेजिनरी, जहां से मर्जी पास कर, इमेजिनरी ले, सच दैट इनके बीच में जो डिस्टेंस है पॉइंट मास का वो कितना ले? के ले, और के कितना लूं? के कम ले ज्यादा ले? अगर एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर 20 आता है, तो मास तो वही रख, तू के को एडजस्ट कर, ताकि पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? m², मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, पॉइंट मास है, शेप तो है नहीं, तो पॉइंट मास का मोमेंट इनर्शिया m², इसका अब मास तो चेंज नहीं कर पाएगा डिस्क का, तो के एडजस्ट कर, ज्यादा कर, कम कर, इतना के ले कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर एग्जैक्टली क्या आ जाए? सेम। तो ये जो इमेजिनरी डिस्टेंस आएगा फ्रॉम इमेजिनरी एक्सिस, ताकि के की वैल्यू ऐसे एडजस्ट करना कि आंसर फिर से 20 आ जाए, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। आप कहोगे सपोज एक स्फेयर लो, एक स्फेयर है, एक स्फेयर का आई बाय इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या देता है? 2/5 mr², 2/5 mr² देता है, और अगर मैं मास और रेडियस पुट करूं तो आंसर मान लो कितना आता है? 50। तो अगर आप इस स्फेयर की जगह एक मास लें, पॉइंट मास लें m, और ये क्या लें? इसका एक्सिस, एक्सिस से पॉइंट मास की दूरी सपोज कितनी है? के एडजस्ट करें, के एडजस्ट करें स्फेयर के लिए। अब ये स्फेयर के लिए कहानी चल रही है, ऐसे एडजस्ट करें कि m² का जो प्रोडक्ट आए वो भी एग्जैक्टली फिर से कितना आए? 50, वो भी 50 आए। मेरे कहने का मतलब कि गायरेशन एक इमेजिनरी वैल्यू है के की, जब आप किसी भी बॉडी को पॉइंट मास मानते हैं और के की वैल्यू एडजस्ट करते हैं, और ऐसे एडजस्ट करते हैं कि आई की वैल्यू वही आए जो एक्चुअल वैल्यू आनी थी, इसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि इन जनरल रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा हुआ है? m², और के हर बॉडी का डिफरेंट है,
क्यों? क्योंकि आई हर बॉडी का डिफरेंट है। अगर आप 3 बॉडीज लें, रिंग, डिस्क और स्फेयर, और मास तीनों का सेम लें, तो आई तो तीनों का सेम नहीं होगा, रिंग, डिस्क और स्फेयर का डिफरेंट होगा, तो के भी हर बॉडी का डिफरेंट होगा। तो इस केस में जैसे सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर में बाई इंटीग्रेशन आई का फॉर्मूला क्या आता है? 2/5 mr²। और अगर आप गायरेशन का कॉन्सेप्ट लें तो क्या आएगा? m²। और अगर गायरेशन का कॉन्सेप्ट सही है तो ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम आंसर देगी। इनइक्वेट कर लें, m से m कैंसल, तो k²/r² की रेशियो क्या आ गई? 2/5। और यहां से k कैन बी कैलकुलेटेड √2/5 इंटू r, गायरेशन आ जाएगा स्फेयर का। उसी तरीके से अगर डिस्क लें, डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mr²। लेकिन गायरेशन की फॉर्म में k एडजस्ट करके आंसर क्या आएगा? m²। आप दोनों को इक्वेट करें, m से m कैंसिल, k²/r² कितना आ गया? ½। तो गायरेशन डिस्क का क्या आएगा? 1/√2 इंटू r। ऐसी आप क्या लें? रिंग लें, रिंग में mr² लें, m² के इक्वल करें, k²/r², 1 आ गया, तो k किसके इक्वल आ गया? r के। ऐसे निकलता है गायरेशन। अब आप याद करें जितने आपने PYQ किए, वो पूछेगा फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, तो उसमें सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल में आपको आई निकालना होगा। आई मान लो आ गया 8/13 mr², मान लो अपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, पहले आई आएगा। वो पूछेगा आई ना निकालो, गायरेशन निकालो। गायरेशन निकालने का मतलब पहले आई ही निकालना, फिर इस आई को किसके इक्वल करना? m², और फिर k निकालना। एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेना। वो जो 10 क्वेश्चन आपने छोड़े उसमें आई ही निकालना था और इक्वल टू m² इक्वल करके k निकालना था। हाँ, यही तो बात है। फायदा क्या हुआ? पहले मैं इंटीग्रेशन से आई निकाल लूँ, वो कह रहा है, फिर मैं उसको m² कर दूँ, फिर मैं देखो k आ गया। ठीक है, तो कह रहा है, वो कह रहा है जब मेरे को वैसी आई याद है, मैं क्यों m² करूंगा? पॉइंट वैलिड है उसका। 2 मिनट वेट करो, मैं इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ। कुछ तो सोच के किसने बनाया ही है, बहुत सही एप्लीकेशन है इसकी। आप जरा नोट करो, वो मैंने हर एग्जाम्पल में k नहीं निकाला, मैंने k²/r² निकाला। और एक शॉर्टकट देखो, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है, तो उसकी k²/r² की रेशियो क्या होगी? इसका कोफिशिएंट mr² के आगे नंबर क्या लगा हुआ है? 2/5 है। अगर किसी बॉडी का ½ mr² है तो k²/r² कितना है? ½ है। अगर 1 mr² है तो k²/r² 1 है। अगर 5/18 mr² है तो k²/r² 5/18 है। अगर ml²/12 है तो k²/r² कैसे 1/12 है? r तो होता ही नहीं रॉड का, रॉड के लिए लगता ही नहीं। ये उन बॉडीज के लिए लगता है जिसका रेडियस r है। r भी तो हो तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये स्फेयर, रिंग और डिस्क के लिए तो लगेगा उसी की, क्योंकि r तो उसी का होगा ना, रॉड का तो r ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या रूल है इसमें? ये 2-3 बॉडीज पे लगेगा ऐसे, और क्यों लगेगा मैं बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आगे चलूं, ये तो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में लगने वाली चीजें जो मैंने बताई, आपके स्कूल में ये आता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक्सप्लेन व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, वो पूछेगा स्कूल में, पूछेगा डेफिनेशन, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो आपने ये लिखना है, रेडियस ऑफ गायरेशन में सबसे पहले लिखना है फॉर अ गिवन रिजिड बॉडी, आई का फॉर्मूला एक लंबे तरीके से m1² m2r2² m3r3² अप टू mn rn², ये एक्चुअल तरीका है। लेकिन अगर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन की फॉर्म में बात करूं तो सीधा क्या लिख सकते हैं? m²। और अगर गायरेशन का कॉन्सेप्ट सही है तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आई की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आएगी? सेम। तो मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके इस m को नीचे ले आए, किसकी वैल्यू आ गई? k² की। अगर मान लो हर पार्टिकल का मास बराबर है m1 m2 m3 अप टू mn, तो mm पुट कर देना, और टोटल मास को क्या पुट करना? नंबर ऑफ पार्टिकल मान लो कितने हैं? n, और एक पार्टिकल का मास क्या है? m, तो टोटल मास आ गया। m कैंसल, तो यहां से k² की वैल्यू बचेगी r1² प्लस r2² प्लस rn² बाई n, और अंडर रूट लेके आंसर आएगा। अब आप एक चीज देखो, k का फॉर्मूला क्या बना? r1 r2 r3 का स्क्वायर अप टू rn बाय डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n। अब अगर ये बॉडी स्फेयर है, स्फेयर का r1 r2 r3 डिफरेंट होगा, और अगर ये डिस्क है तो सबका r1 r2 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो r1 r2 डिस्क का डिफरेंट होगा, रिंग का डिफरेंट होगा, इसलिए k की वैल्यू हर बॉडी की क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब पेपर में लिखना क्या है? ये लिखने के बाद डिफाइन करेगा डेफिनेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन इज
रूट, अंडर रूट, अंडर रूट को रूट बोलते हैं। रूट किसका रूट? मीन। अंदर क्या निकल रही है? एवरेज। एवरेज को क्या बोलते हैं? मीन। देखो मीन निकल रहा है। किसका मीन निकल रहा है? स्क्वायर्स का। किसका स्क्वायर है ये? स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का। तो R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो इन परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस के स्क्वायर का क्या निकला हुआ है? मीन। तो इसलिए इसका नाम क्या है? रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू सुनी हुई है केमिस्ट्री में कभी? ये वर्ड सुना है आरएमएस? अच्छा, आ जाएगा। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, मतलब रूट लेना, मीन लेना और स्क्वायर वैल्यूज का मीन लेना। तो रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपने थ्योरी लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है और एक आध एग्जांपल में ये स्फीयर या रिंग का कोई भी एक्सप्लेन करना है। ये तो स्कूल की बात होगी, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसको समझते हैं इस एग्जांपल के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो प्लीज।